Hello everyone, Assalamu alaikum to all of you. Um, this is the official first class of communication skills development and learning from the Society of Free Educators. Once again, I welcome you all to this first session of communication skills development and learning. स्वागत है आप सबका. As discussed earlier, मैं हिंदी उर्दू पंजाबी सिर्फ पहले 10 सेशंस तक ही इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद I want all of you to be capable enough to do everything in English. In fact, I want you to think in English as well. मैं चाहता हूँ कि आपका ब्रेन इतना ट्रेन हो जाए कि वो सोचना भी इंग्लिश में शुरू कर दे. Right now, your brain is thinking in your mother tongue. मेरा दिमाग उर्दू में सोचता है, आपका दिमाग हिंदी में सोचता है, किसी और का दिमाग पंजाबी में सोचता है, किसी और का दिमाग पश्तूरी में सोचता है. But what I want is, I want all of our brains to think in one single language, that is English. Because you have joined this session to learn English and communication skills. You have joined this session to develop the capability of learning English, to understand the ways and formulas, tricks of trades of learning English and how to communicate, especially. और ये खाली इंग्लिश के लिए तक महदूद नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश के ही रिगार्डिंग नहीं है. अगर आप ये कोर्स सीखते हो तो आप एक किसी भी टाइप की स्किल डेवलपमेंट को बहुत आसानी से सीख जाओगे. आपको ड्राइंग सीखनी होगी, पेंटिंग सीखनी होगी, स्केचिंग सीखनी होगी, आपकी सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी. बिकॉज योर ब्रेन विल बी ट्रेंड. आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा एक नई चीज सीखने को. आज का जमाना वो है जिसमें आपका दिमाग इतना कैपेबल होना चाहिए कि यू कैन लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न थिंग्स अगेन एंड अगेन. आप सीखो, भूलो और फिर से सीखो नई नई चीजों को. So let's start. Those who have not joined the previous session or those who have missed the previous session, there is a quick recap for them. जल्दी से देखते हैं कि पिछले सेशन में क्या पढ़ा था. हमने समझा था कि चार तरह के कम्युनिकेशन के टाइप चार तरह की हैं. Uh, the the first one is verbal communication. Verbal communication is that type of communication in which we use spoken words to impart our information or exchange our information. हम लैंग्वेज के बोले हुए अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में. वर्बल में हम बात करते हैं, हमारी आवाज निकलती है, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. समझे आप? इट कैन बी टू वे कम्युनिकेशन और इट कैन बी वन वे कम्युनिकेशन. ये एक बंदा बोल रहा है और सारे सुन रहे हैं, ये भी हो सकता है. और सब एक दूसरे को अपना अपना ओपिनियन सुना रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं, वो भी हो सकता है. सी, these two guys are sitting inside an office and discussing ideas. ये दोनों ऑफिस में बैठे हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन. ये बात कर रहे हैं. वर्बल कम्युनिकेशन इज बात करना, बोल कर बात करना, आवाज के साथ, मुंह से अल्फाज निकाल कर, मुंह से शब्द निकाल कर बात करना. इसकी और थोड़ी सी एग्जांपल्स हम देखेंगे. सी, दिस इज अ मीटिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. फर्क समझना आप इन तीनों टाइप में, क्योंकि ये आगे हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बिजनेस कम्युनिकेशन में हम मीटिंग कैसे करनी है, क्या करना है मीटिंग में, कैसे बैठना है, हैंड गेस्चर्स क्या होने चाहिए, साइकी क्या होनी चाहिए उस वक्त, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन हमारा कैसा होना चाहिए, ये हम सब सीखेंगे. इसका एक ग्लिम्स यहाँ देख लो. दिस इज अ मीटिंग वेयर द बॉस इज सेइंग समथिंग. और जब तक अपनी बात खत्म नहीं करेगा तब तक कोई और आंसर नहीं करेगा. एंड एज सुन एज बॉस कंप्लीट्स हिज वर्ड्स, अपने अल्फाज जैसे ही बॉस खत्म करेगा, द गाय whom he is referring to will answer. जिसको बॉस कहेगा वही आंसर करेगा, दूसरा बंदा बीच में नहीं बोलेगा. मीटिंग में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. बॉस से आदमी, आदमी से फिर दूसरा आदमी, दूसरे आदमी से फिर बॉस, इस तरह से. वेयर एज इफ वी सी व्हाट वी डू एट अवर होम, ये हमारे घर की सिचुएशन है. ये दोनों एक ही टाइम में बातें कर रहे हैं. मेरी मम्मी और मेरी आंटी बैठे हैं, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और घर में ज्यादा फ्रीडम होती है. सी, होम कम्युनिकेशन हैज मोर फ्रीडम एज कम्पेयर टू ऑफिस कम्युनिकेशन. हाँ, दोनों वर्बल कम्युनिकेशन है, दोनों में हम अपने वर्ड्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंह से निकले हुए अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड द थर्ड वन इज समवन गिविंग ए स्पीच. सी, दिस इज यूनिडायरेक्शनल. इसका जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में है. ये नेता या ये आदमी या ये स्कूल का प्रिंसिपल एक
स्टेज पर खड़ा होकर सबको बता रहा है कुछ, ये स्टेज से सबको संबोधित कर रहा है, हिंदी में कहेंगे संबोधित कर रहा है, ही इज गिविंग ए स्पीच। ये एक लेक्चर दे रहा है एक स्टेज पे खड़ा होकर या एक स्टैंड पे खड़ा होकर माइक पर, और सब लोग इसकी बात सुन रहे हैं। अब इसमें ये नहीं है कि इसको कोई बीच में टोकेगा, अभी ये बोल रहा है सब सुन रहे हैं, ये यूनि डायरेक्शनल है। जबकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बोल और सुन रहे हैं और एट ए टाइम बोल रहे हैं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं, तो इसका भी मुंह बोला इसका भी मुंह बोला। जबकि ऑफिस में एट ए टाइम एक बंदा बोलता है ऑफिस मीटिंग में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ये वर्ड रिटन से ही पता लगता है कि ये कम्युनिकेशन जो है ये लिखा हुआ होगा। इसमें कोई चीज या प्रिंट हुई होगी या लिखी हुई होगी। जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं वो रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। द बुक्स आर कम्युनिकेटिंग विद अवर सेल्व्स इन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। हम तो पढ़ रहे हैं किताब को, मगर किताब हमें कैसे कम्युनिकेट करती है? किताब हमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई फॉर्म में देती है, लिखत में, लिखा हुआ, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। कोई भी चीज प्रिंटेड, टाइप्ड या फोटो स्टेटेड या एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, उसको हम रिटन कम्युनिकेशन में कहेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? प्रिंट मीडिया। और प्रिंट मीडिया में भी न्यूज़पेपर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। न्यूज़पेपर प्रिंटेड होती है, हम वर्ड्स को पढ़ते हैं, इसलिए वो रिटन कम्युनिकेशन में आता है। एंड द थर्ड टाइप इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ए वेरी बिग ब्रांच ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स ए वेरी ह्यूज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है अगर हम उसको ध्यान दें तो। हम किसी को छोड़ देते हैं और बाकी सबको ध्यान से देखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स your hand gestures, your body language, your facial expressions, your way of walking, your way of sitting, your arms are crossed or not, your legs are crossed or not, your psychology. This is non-verbal communication. इस चीज को देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? आपके हाथों के इशारे, पाँव के इशारे, आपके बैठने और उठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपकी आंखों के इशारे, आपके चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका साइकोलॉजी जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें ना आप कुछ लिखते हो ना कुछ बोलते हो, और अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे देते हो। इसका एक हम प्राइम एग्जांपल अभी देखेंगे, वो है फेशियल एक्सप्रेशंस। और उसमें भी हम 6 बेसिक फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, बट लेटर ऑन वी विल स्टडी ए कंप्लीट सेशन अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग के मामले में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हम इसके सेपरेट 2 अलग सेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए हम 6 बेसिक एक्सप्रेशंस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एंगर, द सेकंड वन इज हैप्पीनेस, थर्ड वन इज सरप्राइज, फोर्थ इज डिसगस्ट, फिफ्थ इज सैडनेस एंड सिक्स्थ इज फेयर। ध्यान से देखो, एंगर में इसकी आईब्रोज देखो और इसके लिप्स देखो, और हैप्पीनेस में इसकी चेहरे की स्माइल देखो और इसकी आंखें देखो। इस सेशन के खत्म होते आपको ये तक पता लग जाएगा कि सामने वाला सच में स्माइल कर रहा है या फेक स्माइल कर रहा है। यहाँ पर तो देख रहा है कि स्माइल कर रहा है, मगर ये स्माइल या ये हैप्पीनेस वाकई सच्ची हैप्पीनेस है या फेक है, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सरप्राइज, चौंक कैसे जाता है इंसान। फिर है डिस्गस्ट, वो बहुत उसको अजीब लगता है, बुरा मान जाता है, एक अलग ही टाइप का उसको मन खट्टा सा होना या दिल बैठ जाना, उर्दू में इसको कहते हैं। मेरा दिल ही खट्टा हो गया, मेरा दिल उतर गया तुमसे, डिस्गस्ट, खट्टा होना, दिस इज कॉल्ड डिस्गस्ट। देन इज सैडनेस, दुखी होना। दुखी होने में देखो कैसे चेहरा लटका है इसका, आंखें लटकी हुई है, इसके लिप्स की शेप बिल्कुल ऑपोजिट है हैप्पीनेस से। एंड देन इज फेयर, फेयर हो गया डर, घबराहट। इस केस में आईब्रोज ऊंचे होते हैं और मुंह खुला है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है फेयर की। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, डर के बारे में। और एक अलग से हम फोमो के सेशन भी करेंगे जिसमें है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। डर भी अलग अलग किस्म का है और उसमें से सबसे बड़ा डर है मिसिंग आउट का, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मिसिंग आउट क्या है, FOMO क्या होता है, ये जो सारे बोलते हैं ये है क्या चक्कर है। लेट्स मूव ऑन। द फोर्थ एंड द फाइनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। इसके नाम से पता लगता है विजुअल मतलब देखना या
देखा हुआ या दिखने वाला। प्राइम एग्जांपल, जो हम टीवी देखते हैं अपने घर, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। विजुअल कम्युनिकेशन आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, अगर आप पहुंचाने वाले को, सेंडर को कुछ नहीं कह सकते। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट सेक्शन में, इंट्रोडक्शन में, कि हर टाइप की कम्युनिकेशन में एटलीस्ट एक सेंडर, एक मीडियम और एक रिसीवर होता ही है। यहाँ पर सेंडर है टीवी, मीडियम है ये विजुअल्स या ये पिक्चर या इमेज जो भी ये टीवी पे देख रहा है, और रिसीवर ये बच्चा है। वैसे ही whenever I ride or whenever I drive a car on the road, I see the red light, I stop, and I see, as soon as I see the green light, I move. मैं जब गाड़ी चलाता हूँ रोड पे और मैं लाल बत्ती को देखता हूँ ऑन होते हुए, लाल रंग की लाइट, तो मैं रुक जाता हूँ, और जैसी लाइट हरी हो जाती है ना, फिर से अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ। अब देखने की और समझने की बात ये है कि कोई माइक लेकर या कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा कि रेड लाइट इज ऑन, प्लीज स्टॉप। या वहाँ पुलिस वाले ये नहीं बोलता कि लाल बत्ती ऑन है, खड़े हो जाओ, गाड़ी रोको, और हरी बत्ती ऑन होगी, चलो आप। ये हम देख कर समझते हैं, और देख कर समझना ही विजुअल कम्युनिकेशन है। मतलब आई सॉ समथिंग एंड आई ग्रास्प द इंफॉर्मेशन, मैंने कुछ देखा और मैंने उसके समझाने का जो भाव है या उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको पकड़ लिया, उसको समझ लिया। और जैसे हम कई सारे फोर्ट्स में जाते हैं या कई सारे पैलेसेस में जाते हैं, हम देखते हैं पिक्टोग्राफी हुई होती है वहाँ, दीवारों पे राजा महाराजाओं की पूरी, उनकी कैरेक्टर या उनकी लाइफ की हिस्ट्री पिक्चर्स की फॉर्म में होती है। उसको हम, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है विजुअल कम्युनिकेशन। या फिर मेट्रो पिलर्स पे हम देखते हैं कई सारी पेंटिंग्स हो रखी होती हैं, रोड के साइड पे जो दीवारें होती हैं, फ्लाईओवर्स की दीवारें होती हैं, उसके ऊपर पेंटिंग्स हो रखी होती है। तो वो पेंटिंग्स अगर कुछ दर्शा रही हैं और हम उस पेंटिंग को देखकर कुछ समझ रहे हैं, तो वो हम विजुअल कम्युनिकेशन है। जैसे ये पेंटिंग को देखकर मैं समझ रहा हूँ कि एक गांव की औरत है जो काफी दूर से पानी ला रही है, तो दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन। पेंटिंग तो है मगर इसने दर्शाया कुछ, तो वो हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। और इसके बाद हमने स्किल के 4 लेवल्स पढ़े थे, और हमने पढ़ा था कि हम टोटल फिजिकल इंटरेक्शन को कैसे इस्तेमाल करेंगे स्किल डेवलपमेंट में। देखो, डेवलपमेंट और लर्निंग दो अलग अलग चीजें हैं। लर्निंग ए स्किल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डेवलपिंग ए स्किल। फर्स्ट यू डेवलप ए स्किल, देन यू लर्न ए स्किल। आप पहले अपने अंदर उस स्किल को बढ़ाओगे या लाओगे, और फिर उसको और अच्छे से लर्न करोगे। देखो, लर्निंग आती है प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा लर्न करोगे। और पहले डेवलप करोगे फिर प्रैक्टिस करोगे। अब कुछ बोलते हैं नहीं, पहले तो प्रैक्टिस होती है और फिर डेवलप होती है। देखो, वो कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट। स्किल के मामले में एक लर्नड आदमी वो आदमी है जिसने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, और डेवलप्ड आदमी वो आदमी जिसको मालूम हो और उसने उसको शुरू किया हो। लाइक, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग जावा एंड आई हैव डेवलप्ड जावा इनसाइड मी। मैंने अपने अंदर जावा को बसाया और मैंने उसको सीखना शुरू कर लिया, मैंने उसको प्रैक्टिस शुरू कर ली। ये हो गया स्किल का केस। अब हमने यही अप्रोच रखी है, अगर हमें आता है तो हम उसको बढ़ाएंगे, अगर हमें नहीं आता तो हम पहले उसको सीखेंगे और फिर बढ़ाएंगे। लेट्स मूव ऑन। दिस इज द फर्स्ट डेली लेसन। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप ए नोटबुक एंड ए पेन विद यू। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें सीखो, इससे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी, और तो कई सारे नए वर्ड्स का इस्तेमाल हम करेंगे जिसको हम सेशन में भी ऑन रेगुलर बेसिस इस्तेमाल करते रहेंगे। सो पहला डेली लेसन है, look at this girl and try to understand the physical state she is going through. Try to understand the mental state she is inside right now. Try to understand her facial expressions. Try to understand and that what sense of feeling she is having right now, or what she is actually going through. इस लड़की को देखो और समझो कि इसकी मेंटल स्टेट क्या है, इस टाइम ये क्या फील कर रही है, इस टाइम ये किस सिचुएशन से गुजर रही है। Look at her eyes. She that this shows that she is angry. See, हमने एंग्री का एक्सप्रेशन देखा था ना उसमें आईब्रोज को। दिस शोज दैट शी इज एंग्री। और look at her fist, इसका मुक्का देखो, इसका हाथ देखो,
इस तरह से दबा के रखा है, तो यहाँ से पता लगता है कि ये बहुत गुस्सा है। सो द फर्स्ट इज शी इज एंग्री। और उसके बाद लुक एट हर लिप्स, वो डाउन है। लिप्स डाउन होना होता है शी इज अपसेट अबाउट समथिंग, ये नाराज है। तो दो चीजें तो हमें क्लियर कट पता लग गई, इसका चेहरा और इसका हाथ देखकर, कि शी इज एंग्री एंड शी इज अपसेट, कि गुस्सा भी है और नाराज भी है। अब ये किस चीज पर गुस्सा है, ये किस चीज पर नाराज है, वो यहाँ लिखा हुआ है, आई जस्ट वांट दिस फकिंग आइसक्रीम। अब ये इसको आइसक्रीम नहीं मिली एक पर्टिकुलर टाइप की, उस बात पे नाराज हो गई है। अब अगर हम इस चीज को ध्यान से सोचें तो आइसक्रीम ना मिलना कोई बड़ा इशू नहीं है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम मर जाएंगे आइसक्रीम के बिना, या फिर we can't do something without an ice cream, or we start boasting around that I am not having an ice cream today, or I do not have any alternative of ice cream। एक सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे आइसक्रीम नहीं मिली तो मैं कुछ और खा लूँ। आप भी यही करते हो, आप बाजार जाते हो, यू वांट ए मैंगो लॉली और यू वांट ए रास्पबेरी पाई, आपको वो नहीं मिली तो आप जो मिल रही है या तो वो खा लोगे, या फिर आप कुछ और ले लोगे। आइसक्रीम कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो हमें यहाँ से पता लगता है कि ये गुस्सा भी है, नाराज भी है, मगर ये किसी ऐसी वजह पे नाराज है जो मैटर नहीं करती। So she is angry over nothing and she is upset over something which is not that important। आइसक्रीम ना मिलना कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि बस दुनिया खत्म, मेरे लिए जहान खत्म, आइसक्रीम नहीं मिली मेरे को। ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? What do we call such a guy who is angry and upset at the same time over something which is not very important? ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, जो गुस्सा भी और नाराज भी हो, और एक किसी ऐसी वजह से नाराज या गुस्सा, नाराज और गुस्सा हो जिसको मैटर नहीं करती। उर्दू में तो हम उसको चिड़चिड़ा बोलते हैं या चिढ़ चुका हुआ बोलते हैं। अम, और क्या बोल सकते हैं उसको हम? खुंदकी कहते हैं पंजाबी में। खुन्नस वाला इंसान या खुंदकी इंसान, या इसको खुंदक चढ़ चुकी है, या इस लड़की को चिढ़ हो गई है, अब इसका मूड ठीक नहीं है, ये चिड़चिड़ी है। ऐसे बंदे को हम क्या कह सकते हैं? इस बंदे, ऐसे बंदे को हम बोलते हैं सॉल्टी। देखो, सॉल्टी मतलब नमकीन नहीं, सॉल्टी मतलब चिड़चिड़ा या चिड़ा हुआ, या अम, खुंदकी इंसान। तो ये समझ आया? सॉल्टी someone who is angry and upset at something which is not very important। सॉल्टी वो इंसान होता है जो गुस्सा भी होता है और नाराज भी होता है किसी ऐसी वजह से जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, आई प्रैंक्ड हिम इन द मॉर्निंग एंड ही रिमेन्ड सॉल्टी आफ्टर दैट। देखना मैं किन वर्ड्स पे जोर दे रहा हूँ। आई प्रैंक्ड हिम इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह उसके साथ मजाक किया था। एंड एंड के बाद में थोड़ा रुकूंगा। ही रिमेन्ड सॉल्टी आफ्टर दैट, उसके बाद वो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहा, या चिढ़ गया, चिड़ा हुआ रहा। मैंने सुबह उसके साथ मजाक किया और उसके बाद वो चिड़चिड़ा रहा। आई प्रैंक्ड हिम इन द मॉर्निंग एंड ही रिमेन्ड सॉल्टी आफ्टर दैट। मैंने प्रैंक और रिमेंड को जोड़ दिया और सॉल्टी को थोड़ा हाईलाइट कर दिया। इसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, आप वर्ब्स पे जोर देते हो और आप कंजक्शंस पे पॉज लेते हो। मैं एंड पे रुका भी था, देखो, आई प्रैंक्ड हिम इन द मॉर्निंग एंड ही रिमेन्ड सॉल्टी आफ्टर दैट। प्रैंक्ड और रिमेन्ड जो है ये वर्ब्स हैं। वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कोई काम दर्शाते हैं। प्रैंक्ड हो गया मजाक किया, रिमेन्ड हो गया हो गया, जैसे वो सुबह, उसके बाद वो चिड़चिड़ा रहा, रिमेंड मतलब रहा। और एंड एक कंजक्शन है, ये इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉज दिया था। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल है इसकी, ही वाज सो सॉल्टी yesterday when everyone refused to go for lunch with him। वो कल इतना सॉल्टी हो चुका था जब उसके साथ लंच पर जाने से सबने मना कर लिया। सो आई होप आपको सॉल्टी वर्ड समझ आ गया होगा। आज के बाद जो भी चिढ़ा हुआ होगा उसको सीधा बोलना, व्हाई आर यू सो सॉल्टी। सो वो भी आपकी बात को एटलीस्ट ध्यान से सुनेगा और थोड़ी उसकी चिड़न कम हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड इन डेली लेसन, लुक एट दीज टू हॉर्सेस। इन दो घोड़ों को देखो और समझो ये क्या कर रहे हैं। सी, दीज टू हॉर्सेस आर टोटल आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ ईच अदर। दीज आर कार्बन कॉपीज ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक ही जैसे हैं, बराबर एक जैसे।
दिखने में भी एक जैसे हैं, बिल्ड भी दोनों की एक जैसी है। देखो ये अपने मसल्स दिखा रहा है, इसके मसल्स भी वैसे ही हैं। ये भी खूबसूरत घोड़ा है, ये भी खूबसूरत घोड़ा है, बट ये क्या कर रहा है? ये अपने मसल्स और बॉडी दिखा रहा है एक ऐसे घोड़े को जो एग्जैक्टली इसके जैसा है, और ये उस पर हंस रहा है। लेफ्ट वाला घोड़ा राइट वाले पे हंस रहा है, मगर राइट वाला कर क्या रहा है? राइट वाला शो ऑफ कर रहा है। वैसे ही वी सी दिस मंकी, ही इज पॉइंटिंग एवरीवन टू हिज गोल्डन वॉच। ये जो मंकी है ये हर एक की अटेंशन अपनी गोल्डन घड़ी की तरफ कर रहा है, इशारा भी कर रहा है कि लुक एट माई वॉच, सी दिस इज ए गोल्डन वॉच। अब इसकी घड़ी भी वही टाइम दिखाएगी जो मेरी घड़ी दिखाएगी। सो गोल्डन वॉच इज नॉट ए बिग डील, ये कोई इतना बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ से पता लगा कि ये घड़ी के लिए शो ऑफ कर रहा है, ये सबको दिखा रहा है कि हाँ मेरे पास गोल्डन वॉच है। वैसे ही हम इस पप को देखते हैं, लुक एट दिस पप। ये है छोटा सा, मगर ये सबको दिखा रहा है कि ये बहुत ताकतवर है, जो कि एक्चुअल में है नहीं। अभी इसके जैसा घोड़ा इस पप को पता नहीं कहाँ फेंकेगा। तो what we see is he is showing off about something which is not actually there। तो यहाँ से तो हमें ये पता लग गया कि ये तीनों शो ऑफ कर रहे हैं। और शो ऑफ करने को हम क्या कहते हैं? शो ऑफ करने को हम कहते हैं फ्लेक्सिंग, शोइंग ऑफ अबाउट समथिंग स्ट्रेंज और टेकी। देखो फ्लेक्सिंग क्या होती है? शो ऑफ करना किसी ऐसी चीज पे जो अजीब हो, स्ट्रेंज हो और टेकी हो। द वर्ड टेकी हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। पहला तो टेकी होता है कि चिपचिपा, जैसे च्युइंगम चिपचिपा और लिक्विड। च्युइंगम को चबाने के बाद जो चिपचिपी हो जाती है उसको हम टेकी कहते हैं, ठीक है। स्टिकी नहीं कहते, स्टिकी अलग होता है, टेकी अलग होता है। वो टेकी होती है। और दूसरा टेकी होता है चीप या पोअर क्वालिटी। अब यहाँ पर पोअर क्वालिटी तो नहीं है मगर चीप है। अपने मसल्स का शो ऑफ करना चीप हरकत है, अपनी गोल्डन घड़ी दिखाना चीप हरकत है, और कुछ ऐसा दिखना या दिखाना, कुछ ऐसा दर्शाना जो आप एक्चुअल में होनी, वो भी चीप हरकत है। सो शोइंग ऑफ अबाउट समथिंग स्ट्रेंज और टैकी, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिंग। FLEXING, फ्लेक्सिंग। और फ्लेक्सिंग के लिए एक और वर्ड है इंग्लिश में, उसको हम कहते हैं वियर्ड फ्लेक्स। समझिए फ्लेक्सिंग और वियर्ड फ्लेक्स क्या है? शोइंग ऑफ अबाउट समथिंग स्ट्रेंज और टैकी। और उसकी एग्जांपल्स हैं पीपल हु फ्लेक्स और सो अनोइंग। फिर से ध्यान दो, पीपल हु फ्लेक्स आर सो अनोइंग। वो लोग जो शो ऑफ करते, जो फ्लेक्सिंग करते हैं या जो फ्लेक्स करते हैं, वो बहुत अजीब होते हैं, वो बहुत छिछोरे होते हैं। अनोइंग हो गया छिछोरे। अब इस सेंटेंस में भी देखो मैं कहाँ जोर दे रहा हूँ और कहाँ पॉज दे रहा हूँ। पीपल हु फ्लेक्स आर सो अनोइंग। लोग जो फ्लेक्स करते हैं वो बहुत छिछोरे होते हैं। आज के बाद शो ऑफ वर्ड यूज नहीं करना। देखो हम बचपन से आज तक शो ऑफ वर्ड यूज कर रहे हैं, जबकि शो ऑफ वर्ड है नहीं। शो ऑफ का मतलब ही कुछ और होता है, और हम शो ऑफ को एक अलग वे में लेते हैं। इस वर्ड को या तो बोलते हैं वियर्ड फ्लेक्स या फ्लेक्सिंग। और इसकी सेकंड एग्जांपल है, ही इज ऑलवेज फ्लेक्सिंग अबाउट हिज मोबाइल फोन। ये आदत बहुत सारे लोगों में होती है कि वो नया फोन खरीदते हैं, वो सबको दिखाते हैं किसी न किसी तरह कि मेरा ये नया फोन देखो। जबकि फोन का क्या है? फोन तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कुछ ही दिनों में पुरानी हो जाती है। आए दिन एमआई नया फोन निकालता है। तो we should not flex about something which is going to be renewed or which is going to be old again and again। जिसके नए वर्जन आने ही हैं, पता ही है मार्केट में नया आ ही जाएगा। तो उसके बारे में क्या शो ऑफ करना है? यहाँ से हमें पता लगता है कि क्या कह रहे हैं, ही इज ऑलवेज फ्लेक्सिंग अबाउट हिज मोबाइल फोन। वो हमेशा अपने मोबाइल फोन के बारे में फ्लेक्सिंग करता है। आई होप यू गॉट these two words करेक्ट। अगर कुछ डाउट होगा तो जस्ट लेट मी नो। इसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस इंग्लिश एंड स्ट्रक्चरिंग आंसर्स। अब शुरू में तो हम बिजनेस इंग्लिश और स्ट्रक्चरिंग आंसर्स को एक साथ पढ़ेंगे। पहले 5 या 6 सेशंस तक we'll continue study these two sections of the skill development and learning together, but later on afterwards we'll start learning them separately। हम बिजनेस इंग्लिश को 7th सेशन से बिल्कुल अलग पढ़ेंगे और स्ट्रक्चरिंग आंसर्स को बिल्कुल अलग पढ़ेंगे।
बिजनेस इंग्लिश वो लैंग्वेज है, इंग्लिश का पार्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का वो पार्ट है जो हम ऑफिस या अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज करते हैं, और स्ट्रक्चरिंग आंसर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आंसर कैसे करना है। लुक एट दिस इमेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। इस पिक्चर को देखो और समझो क्या चल रहा है। दिस गाय स्मिथ, ये आदमी स्मिथ है, एंड दिस लेडी इज मैरी। अब ये इंटरव्यू देने आई है और ये इंटरव्यू ले रहा है, सो देयर इज एन इंटरव्यू गोइंग ऑन। यहीं से आपकी इंटरव्यू स्किल्स भी बढ़ेंगी, जिसके बारे में हम आई थिंक 11th या 12th सेशन जो होगा उसमें इंटरव्यू स्किल्स पढ़ेंगे कि इंटरव्यू करना कैसे है, इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है। हम इंटरव्यू लेने वाले का पर्सपेक्टिव भी पढ़ेंगे और इंटरव्यू देने वाले का पर्सपेक्टिव भी पढ़ेंगे। वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू टेक एन इंटरव्यू एंड हाउ टू गिव एन इंटरव्यू और हाउ टू फेयर इन एन इंटरव्यू। अब लुक एट हर, लुक एट हर बॉडी एक्सप्रेशन और हर बॉडी लैंग्वेज। इसके हाथ इसकी थाइस पर है और वो बंधे हुए हैं, दोनों एक साथ चिपके हुए, इसकी टांगे भी बंद है, इसके कंधे ऊंचे उठे हुए हैं, और इसके चेहरे पे लाली है यहाँ पर चीक्स पे। तो दिस शोज दैट शी इज नर्वस। ये कॉन्फिडेंट नहीं है, नर्वस है। अगर कॉन्फिडेंट होती ना तो इसकी तरह स्माइल कर रही होती, आंखें भी इसकी चमक रही हैं, चेहरा भी स्माइल कर रहा है, हाथ इसके टेबल के ऊपर है, ये बैठी भी टेबल से दूर है, तो एक घबराई हुई है इस टाइम, शी इज नर्वस। अब हुआ क्या, स्मिथ ये इंटरव्यू देने आई और स्मिथ ने इससे पूछ लिया कि सो व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द कंपनी। अब ये क्वेश्चन तो आपसे भी बहुत सारा हर जगह पूछा होगा जब भी आप एक इंटरव्यू दिए होंगे। मैंने आज तक जो भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी, या व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी स्पेशली, और व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, व्हाई डोंट यू गो एंड सर्च अनदर जॉब, कि आप कुछ और क्यों नहीं देखते, आप यहीं पर क्यों काम करना चाहते हो। देखो, व्हाई आर यू सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब, आप एक नई नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो, एंड व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द कंपनी, आप इस कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बहुत अलग है, इनके आंसर्स को मिक्स नहीं करना। अभी चल रहा है कि आप इस कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं। स्मिथ ने इसको पूछा और मैरी ने इसको क्या कहा, आई वॉन्टेड वर्क फॉर योर कंपनी बिकॉज, अब क्योंकि ये घबराई हुई थी तो ये समझ नहीं सकी मैं क्या बोलूँ, इसने अटक गई। उसने कहा आई वॉन्टेड वर्क फॉर योर कंपनी बिकॉज, अब इसकी इस हिचकिचाहट को देखकर स्मिथ उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और उसको कहता है यस, गो ऑन, हाँ चलो चलो बताओ। और ये और अटक जाती है और डर जाती है, आई एम वेरी, इस तरह से मैं इस कॉन्वर्सेशन को फिर से पढ़ता हूँ। स्मिथ सेज, सो व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द कंपनी, मैरी सेज आई वांटेड वर्क फॉर योर कंपनी बिकॉज, स्मिथ अगेन सेज yes, go on. Mary says I am a very, अब इस चीज में देखो यहाँ पर दो चीजें सीखने वाली है, एक इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है और दूसरा आपका आंसर कैसे बनना चाहिए। और स्किल लेवल देखो, इस टाइम ये फर्स्ट लेवल ऑफ स्किल पर है। शी इज अनकॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंट, ये सीख सकती है मगर इसको मालूम ही नहीं है। अब ये घर जाएगी और तैयारी करेगी, नेक्स्ट टाइम शी कम्स अगेन एंड लेट्स सी what will happen to her। और अभी क्या हो रहा है इसको, she is nervous, what is happening to her, she is nervous and let's see how she prepares। और ये जो वर्ड्स है ना वो इनको हम कहते हैं फिलर वर्ड्स। देखो ये कब आते हैं, ये आपका दिमाग प्रोड्यूस करता है, और आपका दिमाग इनको कब प्रोड्यूस करता है, जब आपको कोई चीज याद नहीं आती है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, मैं कैसे बताऊं। जैसे मैंने कहा था ना कि मैं आपसे कहूंगा दूध को छानो या दूध को भूनो, आपको मैंने लास्ट सेशन में एक एग्जांपल दी थी। मैं आपसे कहूंगा जाओ दूध लाओ एंड यू विल से गो एंड फेच मिल्क, जाओ दूध लाओ, गो एंड फेच मिल्क, लेकिन अब मैं कहूंगा उस दूध को छानो। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि छाननी को इंग्लिश में क्या कहते हैं या उस पोनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उस पतीली को इंग्लिश में क्या कहते हैं जिसमें दूध होता है, आप बोल नहीं पाओगे। और जब तक आप बोल नहीं पाओगे तब तक आपका वर्ड दिमाग जो है वो ऐसे वर्ड्स प्रोड्यूस करेगा जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, या फिर कई बार ऐसे वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं जिनका मीनिंग होता है। आप देखा होगा कई सारे लोगों को आदत होती है इस तरह से वर्ड यूज करने की, लाइक दिस, सो, मोर ओवर,
फर्दर, इस तरह से। ये अब ये वो वर्ड्स होते हैं जो वैलिड होते हैं, मगर इनका उस कॉन्वर्सेशन में कोई सेंस नहीं बनता। और ये जो इस टाइम मैरी इस टाइम कर रही है, जो वर्ड यूज कर रही है ओ आई, और ये जो वर्ड्स है ये फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जो आपका दिमाग प्रोड्यूस करता है किसी ऐसे वर्ड की जगह जो आपको याद नहीं आ रहा। सो लेट्स सी, व्हेन शी गोस बैक होम एंड शी प्रिपेयर्स एंड ट्राइज हर लक वंस अगेन, वो घर जाती है, तैयारी करके आती है, और फिर देखते हैं तैयारी के बाद वो इन फिलर वर्ड्स को कैसे टैकल करती है। सेम वही सिनारियो है। वंस अगेन स्मिथ आस्क्ड हिम, सो व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द कंपनी? तुम कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हो? अब देखो आंसर कैसे करना है आपने, स्ट्रक्चर कैसे करना है अपना आंसर का तरीका क्या है। हमेशा अपना आंसर पॉइंट्स में दो। सो मैरी बोलती है, फर्स्टली योर कंपनी वर्क्स ऑन एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी एंड आई हैव हैंड्स ऑन विद दैट। अब मैरी थोड़ा तो प्रिपेयर करके आई, मगर इसने एक अप्रोच बहुत अच्छी पकड़ी। इसने फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, इस तरह से इसने बोलना शुरू किया पॉइंट्स, और ये पहले पॉइंट में ही अटक गई। अब ये भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मगर उससे पहले आप ये देखो कि इसने कितना ब्यूटीफुल आंसर दिया था। इसको शुरू कैसे किया था, फर्स्टली योर कंपनी वर्क्स ऑन एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी एंड आई हैव हैंड्स ऑन विद दैट। अब इस सेंटेंस में दो चीजें समझो, वर्क्स ऑन एक्स वाई जी एंड वर्क्स विद एक्स वाई जी कब आता है। कोई कंपनी वर्क ऑन कब करती है और कोई कंपनी वर्क विद कब करती है। ये बहुत सिंपल है। अगर तो मैं एक टेक्नोलॉजी को रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कंपनी वर्क्स ऑन एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से पता लगता है स्मिथ की कंपनी जो है वो एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, उस पर रिसर्च कर रही है। लेकिन अगर मैं एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस चलाऊंगा तो मैं कहूँगा कंपनी वर्क्स विद एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी। समझे, ऑन एक्स वाई जी और विद एक्स वाई जी। ऑन टेक्नोलॉजी और विद टेक्नोलॉजी कब आता है? ऑन टेक्नोलॉजी तब आता है जब मैं उस पर शोध कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन विद कब आता है? विद तब आता है जब मैं उसको इस्तेमाल करके अपना काम चला रहा हूँ। और दूसरा, हैंड्स ऑन क्या होता है? देखो अब ये बोलती है कि आई हैव एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद या वर्किंग ऑन एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी। इतने बड़े वर्ड्स की जगह सिर्फ एक वर्ड इसने यूज कर लिया, हैंड्स ऑन। सो हैंड्स ऑन का मतलब होता है एक्सपीरियंस। इसको अगर हम उर्दू या हिंदी में देखेंगे तो ये कहना चाहती है कि मुझे एक्सवाईजी टेक्नोलॉजी पे काम करने का एक्सपीरियंस है। इसी को इसने बोल दिया आई हैव हैंड्स ऑन विद दैट। लेकिन उसके आगे इसने फिर से एक फिलर वर्ड यूज किया। अब इस को देखकर स्मिथ ने इसकी हेल्प कर दी। दैट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू, दे आर लुकिंग फॉर समवन लाइक दैट। अब एडवांटेज इसने कहा है कि जो इसका एक्सपीरियंस है मैरी का, उस पर स्मिथ ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हें एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है और हम किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे। मगर मैरी तब भी नहीं समझ पाई, लेकिन उसने शुरुआत की थी सेकेंडली आई एम फिलर वर्ड्स उसने यूज किए, मगर इसके आंसर का स्ट्रक्चर देखो, फर्स्टली सेकेंडली। हमें इस क्वेश्चन को ऐसे ही टैकल करना है। जब कोई पूछता है ना, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द कंपनी, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर मी, और व्हाई दिस कंपनी, व्हाई नॉट सम अदर कंपनी, तो पॉइंट्स में अपना आंसर दो। और हम देखते हैं आगे कि मैरी क्या करती है। देखो ये आ गया सेकंड लेवल ऑफ स्किल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो शी इज अवेयर, शी इज कॉन्शियस एंड शी इज कॉम्पिटेंट। इसको मालूम है कि ये किस इन्वायरमेंट में है, ये इंटरव्यू में है, और इसको ये पता है कि इसको क्या करना है, इसको आंसर देना है। और ये कॉन्शियस है, अवेयर है, इसको पता ये भी है कि अगर मेरे को कोई वर्ड याद नहीं आ रहा तो मैं उसको कैसे टैकल करूँ, मैं उसका अल्टरनेट कैसे ढूंढूं। और इसने कहीं काफी हद तक उसको इस अप्रोच को यूज भी कर लिया। अब आते हैं हम स्किल लेवल थर्ड पे, जिसमें एक शख्स जो होते हैं वो लर्नड होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। मतलब वो प्रैक्टिस करके आए होते हैं। देखो इसमें इसमें लेवल सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क है। सेम वही सिचुएशन है, स्मिथ फिर से पूछता है, सो व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द कंपनी?
और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे आप? पहले बोलोगे फर्स्टली दिस जॉब इज आइडियल मैच फॉर माय स्किल एंड एक्सपीरियंस। पहला नंबर, ये जो नौकरी है ये मेरे स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छी मैच कर रही है, परफेक्ट मैच है। सेकेंडली, आई नो दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। और सेकंड, दूसरे नंबर, मैं जानती हूँ कि ये सबसे तेज ग्रो करती हुई कंपनी है। अब द फास्टेस्ट क्यों है? सिंपल फास्टेस्ट क्यों नहीं? आई नो दिस इज फास्टेस्ट कंपनी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फास्टेस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फास्ट एक वर्ब है, फास्ट मतलब तेज। फास्टर, जब हम कंपेयर करेंगे दो या दो से ज्यादा को, दो बंदों में तेज कौन है, दो काम में कोई काम तेज कौन सा है, तब हम बोलेंगे फास्टर। लेकिन द फास्टेस्ट तब आता है जब पूरी दुनिया में एक ही हो। द फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा तेज। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द आर्टिकल रहेगा। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरिंग आंसर्स, इसको भी हम बहुत अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, और इंटरव्यू स्किल्स को भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द कंपनी, ताकि हमें पता लगे कि इसका आंसर क्या देना है। और इसने फाइनल क्या दिया? मोर ओवर आई एम विलिंग टू वर्क वेरी हार्ड इफ आई गेट दिस जॉब। अब मेरी बात एक समझो, ये लर्नड है, अवेयर है और कॉम्पिटेंट है, मगर इसको वर्ड अभी याद नहीं आया जो ये बोलना चाहती थी। स्किल डेवलपमेंट का एक एम ये है कि आप कम वर्ड्स में ज्यादा बात बोल दो, जैसे इसने हैंड्स ऑन वर्ड को यूज किया था। अगर ये जो थर्ड है, मोर ओवर आई एम विलिंग टू वर्क वेरी हार्ड इफ आई गेट दिस जॉब, इसकी जगह इसको एक वर्ड बोलना जो इसको याद नहीं आ रहा, और क्योंकि इसने प्रैक्टिस की है और इसका स्किल लेवल थर्ड है, इसलिए इसके ब्रेन ने इसको ये पूरी लाइन बोलने के लिए कह दिया, और इसमें बहुत स्मूथली ये लाइन गई, और इसको ये नौकरी मिल भी गई। तो वर्ड क्या जिसको ये मिस कर रही थी, वो वर्ड है मोटिवेटेड। ये सिर्फ इतना बोलना चाहती थी कि आई एम मोटिवेटेड एंड आई विल वर्क हार्ड, बस इतना सा इसको बोलना था। तो ये जो सेकंड और थर्ड लाइन है, इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ऐसे बोल सकती थी कि आई एम मोटिवेटेड एंड दिस जॉब इज एन आइडियल मैच फॉर माय स्किल एंड एक्सपीरियंस। मैं मोटिवेटेड हूँ और मेरे स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से ये परफेक्ट जॉब है। ये सिर्फ इतना कहती, इसको ये नौकरी तब भी मिल जाती। तो हमने क्या सीखा यहाँ? हमने सीखा कि जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर द कंपनी, इसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, इसको कैसे आंसर करना है, इसको पॉइंट्स में आंसर करना है और बिल्कुल वैलिड पॉइंट रखने हैं। फर्स्टली, सेकेंडली और ऐसे करके आपने फाइनल पॉइंट रखना है। और दूसरा हमने इस पे सीखा कि हैंड्स ऑन का क्या मतलब है। हैंड्स ऑन का मतलब है एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई हैव एक्सपीरियंस विद वर्किंग दिस टेक्नोलॉजी, आई हैव एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग विद दिस टेक्नोलॉजी। मैं सिंपल कह सकता हूँ, आई हैव हैंड्स ऑन विद XYZ टेक्नोलॉजी, खत्म बात। कम वर्ड्स में बड़ी बात बोलना। दूसरा हमने क्या सीखा? दूसरा हमने सीखा इस पे कि मोटिवेटेड की जगह आप क्या लाइन यूज कर सकते हो अगर आपको वर्ड नहीं आता, या फिर आप ये जो दो लाइंस है, आई नो दिस कंपनी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी और आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड इफ आई गेट दिस जॉब, इसकी जगह हम सीधा बोल सकते हैं आई एम मोटिवेटेड। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो जो अब फाइनल सेक्शन जो है आज की, वो ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, और इसमें हम सीखेंगे कि ए आर जो वर्ड है, इसकी आवाज को कैसे निकालना है। देखो, ये लिखा ए आर जाता है मगर ये पढ़ा ए ए आर जाता है। तो ए आर हो गया आ, इसमें आर साइलेंट तो नहीं होता, लेकिन र बहुत छोटा सा आता है। रा जो है ना, वो बिल्कुल छोटा सा आता है। आ, हिंदी में इसको बड़ा आ और र, आ, और उर्दू में आ र, आ। और इसको बोलेंगे कैसे हम, इसकी आवाज कैसे निकालेंगे? हम अपनी जुबान का जो टिप है उसको पीछे खींचेंगे हल्का सा और मोड़ेंगे, लेकिन उसको हम ऊपर जो सॉफ्ट हिस्सा है मुंह का, ना उसको टच करेंगे ना दांतों को टच करेंगे। सी व्हाट वी विल डू इज, विल ओपन अवर माउथ स्लाइटली, हम अपना मुंह थोड़ा सा खोलेंगे, और फिर कर्ल द टिप ऑफ योर टंग बैक टू द टचिंग टॉप ऑफ योर माउथ। अपनी जुबान की जो टिप है उसको मोड़ो बिना ऊपर टच किए। और इस चीज का ख्याल रखो कि ये जो जुबान की टिप है आपकी, द टिप ऑफ योर टंग शुड नॉट टच द गम रिज। गम रिज होता है ये तालू, इसको उर्दू में कहते हैं। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और पंजाबी में भी इसको तालू ही बोला जाता है।
पोटवारी में मुझे मालूम नहीं इसको क्या कहते हैं। तो ये जो आपका सॉफ्ट हिस्सा होता है ना पैलेट आपके माउथ का, इसको टच नहीं करना है और ना ही आपने अपने दांतों को टच करना है आर का आवाज निकालते हुए। देखो इसको लिखा ए आर जाता है मगर ये पढ़ा आर जाता है। आ, इसमें ए की आवाज लंबी है और आर जैसे फादर। अब फादर जो हम एशियन सब कॉन्टिनेंट है हम बोलते हैं फादर। वर्ड है फादर। फादर देखो फा में ए जो है वो लॉन्ग ए है, लंबा ए है, और रा एंड में जो है वो बिल्कुल छोटा है, फादर। इसके और एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे आ, वा और फॉर। देखो आर, वॉर और तार। ये जो तार है ये क्या है, ये वो है जो आप रोड्स बनाते टाइम इस्तेमाल, सड़क में जो चारकोल से निकलता है तार, ये वो है। हम कॉमन लैंग्वेज में इसको तार पढ़ते हैं मगर ये एक्चुअली में होता है तार। और आर को हम आर ही बोलते हैं, ए आर ई आर को, मगर ये होता है आर। और डब्ल्यू ए आर होता है वॉर। हम आगे पढ़ेंगे कि डब्ल्यू ए आर रा आ हुआ और डब्ल्यू ए वॉ कैसे हो गया, ये वाह क्यों नहीं हुआ, हम इसको वार क्यों नहीं पढ़ते, हम इसको वॉ क्यों पढ़ते हैं। जैसे एक बहुत फेमस किताब है रशिया की, जो सबसे फेमस किताब है वो है वॉर एंड पीस। वहां से हम देखते हैं कि आर जो है वो एंड को कनेक्ट कर रहा है, वॉर का आर एंड को कनेक्ट कर रहा है, और आर कहीं ना कहीं बिल्कुल छोटा हो गया और ए बहुत खिंच गया, वॉर एंड पीस। सो वी विल कंटिन्यू दिस सेशन लेटली, हम इसको बाद में दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बट आपको जो आज एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि इंग्लिश के 7 एक्सेंट हैं, और उन सातों एक्सेंट को छोड़कर जो एशियन सब कॉन्टिनेंट की इंग्लिश है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अब एशियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आता है, एशियन सब कॉन्टिनेंट में आता है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये आता है एशियन सब कॉन्टिनेंट में। और सबसे अच्छा एक्सेंट इन्हीं का क्यों माना जाता है, बिकॉज यहाँ की जो इंग्लिश है वो क्लीन है, उसका एक्सेंट बहुत क्लीन है। देखो अमेरिकन इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश फर्क है। अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज ट्रक बोलेंगे और ऑस्ट्रेलियंस को मालूम ही नहीं कि गार्बेज ट्रक क्या है। ऑस्ट्रेलियंस इसको गार्बो बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियंस को कोई वैन दिखे या कोई बड़ा सा ट्रक दिखे या छोटी सी ट्रॉली दिखे जो कूड़ा उठा रही है, उसको गार्बो बोलेंगे। वो बोलेंगे आई हैव सीन ए गार्बो। मगर अमेरिकन गार्बो वर्ड उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, वो बोलेंगे वी हैव सीन ए गार्बेज ट्रक या गार्बेज वैन। वैसे ही स्कॉटिश इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत फर्क है। हालांकि दोनों इंग्लिश बोलते हैं, एक स्कॉटलैंड वाला बंदा ब्रिटेन की इंग्लिश समझ सकता है मगर एक ब्रिटेन का बंदा स्कॉटिश इंग्लिश कहीं भी नहीं समझ सकता। हम इसको नेक्स्ट सेशन में जरूर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि हम एशियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का जो एक्सेंट है वो न्यूट्रल है और वो क्लीन है। और जो हमें मदर टंग इन्फ्लुएंस आता है ना, जैसे आर पढ़ना, वार पढ़ना, कार पढ़ना, ये नेचुरल है और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो आएगा ही आएगा क्योंकि इंग्लिश हमारी मादरी जुबान नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग एंड इट इज नॉट अवर फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ना ही ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, ना ही ये हमारी मादरी जुबान है या हमारी मदर टंग है। ये हमारी माँ की बोली नहीं है। ये वो लैंग्वेज नहीं है जो हमने बचपन में सीखी, हमने स्कूल में आकर सीखी। हमारे घर में इंग्लिश में बात नहीं होती, तो इसलिए हमारी इंग्लिश में कहीं ना कहीं पंजाबी, हिंदी या उर्दू मिक्स हो ही जाती है। इसीलिए हम वार पढ़ते हैं और आर को आर पढ़ते हैं और तौ को हम तार पढ़ते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ए आर जो है वर्ड, इसके एग्जाम्पल्स लो। जैसे फादर, नहीं, फादर में ई आर हो गया। चारकोल, CHARCOL, ए आर आ गया उसमें। वैसे ही आप मुझे और एग्जाम्पल्स ला कर दो ए आर की। सो अगर किसी को डाउट है, जस्ट आस्क मी समथिंग, डोंट फील शाय। शर्माने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, हम सारे यहाँ सीखने ही आए हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। सो वी कैन आस्क एनीथिंग टू आवरसेल्व्स। We will surely continue it in the next session. I hope you enjoyed it. You have been a wonderful audience. Bye. Thank you. Thank you, everyone.